हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स की यूनिट 3 को हम डिकोड करेंगे। यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। पिछले वीडियो में मैंने एमपीपीएससी 2020 के लिए एमपीपीएससी 2020 का जो आपका सिलेबस है, इसमें जो प्रीलिम्स का सिलेबस है इसके यूनिट 1 और यूनिट 2 को हमने डिकोड किया है। तो पुराने जो वीडियोज़ हैं आप उसको देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा तो आप उसको देख सकते हैं। वैसे पिन कर दूंगा तो आप उससे भी देख सकते हैं। यूनिट 1 और यूनिट 2 को हमने डिस्कस किया है। आज डिस्कस करेंगे यूनिट 3 के बारे में कि यूनिट 3 में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। वेल, यदि हम बात करें स्टार्टिंग में कि हमारे कौन कौन से यूनिट्स हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। यूनिट 1 में देखा जाए तो हमने डिस्कस किया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। तो आमतौर पे आपको कौन कौन से मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पढ़ाई करनी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी यूनिट में आपको ज़्यादा स्ट्राइक करना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएँ और प्रोडक्टिविटी आपकी काफ़ी अच्छी हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये एक हमारा मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न होना चाहिए। भारत के इतिहास की बात करें, इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसको मैंने कल पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। इसमें आपको कौन से एरिया को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश की भूगोल की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं देखा जाए तो आपके एमपीपीएससी का ये सबसे बड़ा टॉपिक है। क्योंकि देखा जाए तो इसमें वन, वनोपज तो कहा है, वन्य जीव भी कवर कर रखा है। इसका मतलब ये है कि आपको वन्य जीव तो पढ़ना ही है, लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, क्या है, जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं यूनिट 3 के लिए आपको इसको पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो एक्ट्स होते हैं, जैसे पूछा जा सकता है आप लोगों से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब लाया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि वन संरक्षण अधिनियम, तो वाइल्ड लाइफ जो है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अलग चीज़ है, वन संरक्षण नियम अलग चीज़ है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह की चीज़ें कि ये हमारे मध्य प्रदेश में कब इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये पॉइंट आपको पढ़ना है। तो ये आमतौर पे हम छोड़ के चले आते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है या ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो एक्ट्स हैं, उसको आपको स्पेशल प्रिकॉशन रखना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और ये आपको पता होना चाहिए कौन से साल में उसको इनएक्टिवेट किया गया। दूसरा, मध्य प्रदेश की वन में देखा जाए तो मध्य प्रदेश की वन तो आप लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिसेंट रिपोर्ट है फॉरेस्ट सर्वे की, उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे मध्य प्रदेश में वन कितना है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 77,482 किलोमीटर स्क्वायर एज ऑफ नाउ हमारे मध्य प्रदेश में वन है प्रेजेंट रिपोर्ट के हिसाब से। ये भी पूछ लीजिएगा, मध्य प्रदेश में पढ़ लीजिएगा मध्य प्रदेश की वन में देश में क्या रैंक है, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे कौन है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो एज ऑफ नाउ इंडिया में सर्वाधिक है, और मध्य प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पे एज ऑफ नाउ आता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों को पढ़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मध्य प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन से जिले में है। ये आमतौर पर बहुत ही फ्रिक्वेंटली एमपीपीएससी पूछती है। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व तो पता होना ही चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व 3 ही है हमारे मध्य प्रदेश में। कौन सा है? एक तो आपका पचमढ़ी है, एक अचानक मारा मरकंटक है, और तीसरा कौन सा है? दैट्स द पन्ना। तो देखा जाए 3 की बात करें तो यहाँ पता होना चाहिए इनको बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया, तो ये इनमें कौन कौन से प्राणी संरक्षित किए गए हैं। तो आपको बायोस्फीयर रिजर्व का तो बिल्कुल पता होना चाहिए। नेशनल पार्क एज ऑफ नाउ 11+1 है, तो जो नया बना है वो है कोनो पालपुर नेशनल पार्क। तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कौन से नेशनल पार्क बेसिकली कौन से जिले में है। तो स्पेशली जैसे कूनो नेशनल पार्क सबसे नया है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए हमारे मध्य प्रदेश में सबसे पहला नेशनल पार्क कौन बना। आपको ये पता होना चाहिए मध्य प्रदेश सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। तो आमतौर पे ये चीज़ें आपको इसमें ज़्यादा फोकस करनी है। और यदि सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी आपको ज़्यादा नहीं मेहनत करनी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सबसे बड़ी सेंचुरी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, वो कहाँ पर है। तो ऐसा ये चीज़ें आपको फिर पता होना चाहिए। दीज आर सम इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे आपको फॉरेस्ट में फोकस करना है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो यही मेन इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ फोकस करना है। कई बार ये भी पूछा जाता है कहाँ पर किस चीज़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो आमतौर पे ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन। तो आपको ज़्यादा तो नहीं करना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कौन से जिले में सर्वाधिक फॉरेस्ट है। जैसे बालाघाट की बात करें, बालाघाट में सर्वाधिक फॉरेस्ट है जब नाउ। बालाघाट की आप बात करें, बालाघाट में वर्तमान समय सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर है। बालाघाट के अलावा कौन सा जिला है जो सबसे टॉप में है, बालाघाट के अलावा सेकंड रैंक पे कौन सा है, या सबसे नीचे कौन सा है। तो सबसे नीचे कौन सा है, सबसे नीचे आपको पता होना चाहिए उज्जैन है। तो ऐसी चीज़ें थोड़ी सी आपको टॉप 3 और बॉटम 3 आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको एग्जाम में करने में आसानी हो। तो ये रहा आपका वन, वनोपज, वन्यजीव के बारे में। नदियों की बात करें, नदियां सबसे इंपॉर्टेंट हैं।
एज ऑफ नाउ नदियों से क्वेश्चन हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं, कई बार 3-3 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश की तकरीबन 10 से 12 महत्वपूर्ण नदियां हैं, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लें। ये पढ़ लें कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन सी नदी किस नदी से जाके मिलती है। तो आपको ये पढ़ना है कौन सी नदी किस नदी से जाके मिलती है, किस पॉइंट पे जाके मिलती है, किस जगह से इसका उद्गम होता है, कौन सी पहाड़ी से होता है। जैसे बात करें, यदि हम चंबल की बात करें, चंबल का उद्गम जाना पाव की पहाड़ियों से होता है, तो जाना पाव की पहाड़ियां आपको पता होना चाहिए। जाना पाव कहाँ पे, ये महू में है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, किस पॉइंट पे मिलती है, टावा पे मिलती है। तो ऐसे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट नदी में ये है कि नदियां इतने से काम नहीं हो जाएगी, नदियों में आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी नदियां जो है उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे माता टीला प्रोजेक्ट आपसे पूछ लिया कि माता टीला प्रोजेक्ट कहाँ पे है, संजय सागर परियोजना कहाँ पे है, राजीव सागर परियोजना कहाँ पे है। ये ऐसी चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट। जोवट परियोजना का प्रेजेंटली नाम क्या रखा गया है, तो ये चीजें आपसे एग्जाम पूछी जा सकती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो काफी चर्चा में रहते हैं, तो आपको उनको थोड़ी स्पेशल फोकस रखना है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किसका नाम रखा गया है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में याद रखना है, तकरीबन मैं कहूँगा 15 से 20 प्रोजेक्ट्स यदि आपको पता है तो इससे आपका काम हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि जो इंपॉर्टेंट एरिया है आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं की बात करें, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं हालांकि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जिलों में है। आमतौर पे पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं से क्वेश्चन हर साल पूछ ही लाते हैं। थोड़ी सी आपको फोकस करना है कि यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो मेन पता होना चाहिए। जैसे यदि बात करें सतपुड़ा रेंज की बात करें, तो सतपुड़ा रेंज में बहुत सारी रेंजेस हैं। जैसे कि हम बात करें मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज सबसे स्टार्टिंग में है। मैकाल के बाद महादेव है जो कि पचमढ़ी वगैरह क्षेत्र में है। इसके बाद यहाँ पे गाविलगढ़ रेंज भी है जो कि आपके बुरहानपुर के रीजन में समथिंग लाइक दैट, बड़वानी के रीजन में है। और इसके बाद है राजपीपला जो कि बिल्कुल मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमा में है, जो कि गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर को भी हल्का टच करता है। तो ये आपके नीचे वाली रेंज हो गई। कौन सी जगह से कौन सी नदी का उद्गम होता है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा एक विंध्याचल रेंज है जो ऊपर साइड में है। विंध्याचल रेंज की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे फेमस है पहली वाली जो है कैमूर रेंज है। कैमूर रेंज के अलावा यहाँ पे भांडेर रेंज है। भांडेर की बात करें, भांडेर थोड़ा ऊपर भी है दतिया वगैरह के क्षेत्र में। और फिर इसके बाद देखा सबसे लास्ट में जाना पाव की जो पहाड़ियां हैं, याद रहे विंध्याचल रेंज का हिस्सा है। तो ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे आपको थोड़ी ज्यादा फोकस करना है जिससे आप ज्यादा बेहतर नंबर स्कोर कर पाए। कई बार ये सीक्वेंस पूछा आता है कि पूर्व में कौन सी है, पश्चिम में कौन सी, ईस्ट से वेस्ट का आप सीक्वेंस जमाओ। तो ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा भी गया था, तो आपको थोड़ी ये भी फोकस करना है कि कौन सी कहाँ पे है। तो ऐसा चीज आपको पता होना चाहिए। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा आता है कौन सी रेंज से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो ये भी पूछे आते हैं। जैसे अमरकंटक कौन सी पहाड़ी में है, तो आपको पता होना चाहिए अमरकंटक सबसे स्टार्टिंग में है, मतलब ये मैकाल पहाड़ी में है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु में। जलवायु की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने जलवायु प्रदेश हैं, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, हमारे इंडिया में ऐसा कितनी जलवायु क्षेत्र हैं, तो ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। कौन सी जलवायु में कितनी बारिश होती है, थोड़ा थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितनी रेन होती है। मध्य प्रदेश में देखा जाए सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, सबसे अधिक ठंडी कहाँ होती है, सबसे अधिक गर्मी कहाँ होती है। सबसे ज्यादा ये पूछा सकता है आप लोगों से कौन सी ऋतु क्या बोलते हैं। ऐसे आपसे पूछा सकता है कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं, तो आपको पता है ये मावठा बोलते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होना चाहिए, ये चीजें आमतौर पर पूछी जाती है। तो जलवायु में मेन फोकस आपका यही होता है, लेकिन कई बार यही पूछा जाता है कौन सी ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो ये भी चीजें पूछी जाती हैं। थोड़ा सा आपको ये फोकस रखना है। मध्य प्रदेश से जो बारिश होती है वो कौन से मानसून से होती है, तो साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो आपका मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या होता है, सबसे बड़ी ये पूछा सकता है आप लोगों को सबसे अधिक बारिश कौन से क्षेत्र में होती है, पूर्वी में होती है, पश्चिम में होती है, या दक्षिणी में होती है, या पूर्वी दक्षिण पूर्वी एरिया में होती है। तो ऐसी चीजें जो है क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा सकते हैं। तो जलवायु को थोड़ा आपको स्पेशल प्रोटेक्शन देना है। मध्य प्रदेश की जलवायु में एल नीनो और लानिना का इफेक्ट क्या होता है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इसका भी इंपैक्ट होता है। एल नीनो की बात करें, एल नीनो का इफेक्ट क्या होता है, एल नीनो से बारिश ज्यादा होती है या कम होती है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि एल नीनो से हमारे मध्य प्रदेश से बारिश ज्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। यदि नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली खनिज संसाधन। मिनरल्स आमतौर पर पूछे आते हैं, आपसे पूछा सकते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन से मिनरल बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं। ऐसे आपसे पूछा सकता है जैसे कि हमारा जो टंगस्टन है, टंगस्टन कहाँ पाया जाता है। टंगस्टन आपको पता है, टंगस्टन का जो एस है उसका नाम है वुल्फ्रॉम, और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है अगर गांव में। अगर गांव कहाँ पे है, अगर गांव है आपके होशंगाबाद में। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें पूछा सकते हैं। आपसे पूछा सकता है जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की खदान कहाँ पे है,
तो ग्रेफाइट खदान कहाँ पे है, ये आपके बैतूल में है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद रखनी है। हीरा कहाँ पाया जाता है, हीरा पन्ना में पाया जाता है। आपसे पूछा सकता है कि कॉपर कहाँ पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है कहाँ पे, ये पाया जाता है आपके बालाघाट में, बालाघाट के मलांस खंड में। तो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ी पढ़नी है और ये पता होना चाहिए कौन सी माइन कहाँ पे है। मझगांव माइन जो है कौन सी इसके लिए फेमस है। तो माइंस थोड़ी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि माइन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कम से कम 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होते नहीं है। तो थोड़ी सी आप इसको थोड़ी मगअप कर लीजिएगा 2-4 बार पढ़ के। मध्य प्रदेश से परिवहन की बात करें, परिवहन की बात करें तो मध्य प्रदेश में आमतौर पर जो हाईवे है, कौन कौन से हाईवे कहां से गुजरते हैं। तो नेशनल हाईवे सबसे बड़ा कौन सा है, तो पता होना चाहिए NH3 सबसे बड़ा है एज ऑफ नाउ। पूरे भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, ये है NH44। मध्य प्रदेश में हाईवे जो है वो उसकी लंबाई कितनी है, नेशनल हाईवे की लंबाई लगभग 8010 किलोमीटर के आसपास है। ये रिसेंट डेट है, तो रिसेंट अपडेट भी कर लीजिएगा, क्योंकि परिवहन वाला पोर्शन बहुत गलत होता है। तो जो नेशनल हाईवे जो है मध्य प्रदेश के, जो स्टेट हाईवे हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दीजिएगा। जो बड़े हाईवे हैं वो कहां से कहां तक जाते हैं, जो छोटा हाईवे है वो कहां पे है। तो ये चीजें भी आपको पढ़ना है और ये भी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा सकता है खजुराहो में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा हाईवे कौन सा है, तो आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा। नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताएं खजुराहो में कौन सा नेशनल हाईवे हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है। ऑलराइट, इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं हैं। परिवहन में एक थोड़ा सा मैं और डिस्कस करूंगा, जो हमारे यहाँ रेलवे ट्रांसपोर्ट है उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं, या परिवहन में कुछ चीज़ें और भी हैं कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पे हवाई पट्टियाँ हैं, तो इस तरह से भी क्वेश्चन थोड़ा पूछे आते हैं। हालांकि वो छोटा पोर्शन है, लेकिन फिर भी आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, ये विद्युत परियोजनाएं जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा सकता है। हालांकि ये पॉइंट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, यहाँ पे नदियों में जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बने हुए हैं, लेकिन ऐसे जो विद्युत परियोजनाएं हैं उसमें कौन कौन से राज्यों का कितना शेयर है, तो कई बार ये भी पूछा सकता है। जैसे आपसे पूछा सकता है कि हालांकि सरदार सरोवर परियोजना जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन फिर भी सरदार सरोवर परियोजना जो है कहाँ पे, ये है आपके गुजरात में, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश का 57% शेयर है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको पता होना चाहिए, या कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे कौन सी परियोजना का नाम क्या है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। लेकिन प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई परियोजना में कई बार डिस्कस किया आता है कौन सी सिंचाई परियोजना जो है वो कौन कौन से जिलों में उससे सिंचाई लाभान्वित होते हैं, कौन कौन से जिले। तो ये क्वेश्चन भी कई बार MPPSC पूछती है, कौन कौन सा जिला इस परियोजना से लाभान्वित होता है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए वो परियोजना है कहाँ पे। यदि आपको ये पता चल जाए कौन सी वो परियोजना कहाँ पे है, तो आप गेस कर सकते हो कि उसके आसपास के जो जिले हैं वो कहाँ पे हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मध्य प्रदेश का जो मैप है उसको आप कंसिस्टेंटली देखते रहें, क्योंकि यदि आप कंसिस्टेंटली देखेंगे तभी जाके आपको ये पता चल पाएगा कि कौन जिला बेसिकली है कहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग है। देखिए कृषि का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो हमारे मध्य प्रदेश से पूछा सकता है कौन सी फसल का उत्पादन कौन सी जगह सर्वाधिक होता है। ये क्वेश्चन PSC का इस समय मुझे लग रहा है बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बनने वाला है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कौन सी फसल है, खरीफ फसल कौन सी होती है, रबी फसल कौन सी होती है, खरीफ फसल की बुआई कब होती है, इसकी कटाई कब होती है, रबी फसल की बुआई और कटाई कब होती है, कौन से महीने में बोया जाता है, जायद क्रॉप जो होती है कौन सी जायद फसल जो होती है, जायद फसल कौन से महीने में बोई जाती है, जायद फसल में कौन कौन सी आती हैं, तरबूज है, खरबूज है, ऐसी चीजें जो है वो जायद फसल में आती हैं। तो ये चीजें भी आपसे एग्जाम पूछा सकती हैं। और सबसे बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आमतौर पे आजकल ये भी क्वेश्चन पूछने का प्रश्न आ रहा है कि कौन से जिले में ऐसा जिला है जहां पर नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, कौन जिला है जहां पे कुओं से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, कौन जिला ऐसा है जहां पे नहरों के दौरान सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। तो ये क्वेश्चन भी आजकल ट्रेंड में आ रहे हैं, तो इसको भी थोड़ी सी आप पढ़ लीजिएगा। दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। हालांकि इस पोर्शन को कंप्लीट कराने के ऑलरेडी मैंने सीरीज स्टार्ट किया है। मॉर्निंग में मध्य प्रदेश कवर करने के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि 7 AM से रहा करेगी। तो 7 AM से 7:45 AM तक ये क्लास चला करेगी, यहीं पर लाइव क्लास रहा करेगी। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, टॉपिक वाइज कवरेज चलेगा। और दूसरी बात यहाँ पर एक और चीज चलने वाली है कि टेलीग्राम हमारा ग्रुप है जिसका नाम है राम सोनी MPPSC। आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे जो क्लासेस के लिंक है वो शेयर कर दी जाएगी, तो आप इससे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा अगला पॉइंट है यहाँ पे पशुपालन। पशुपालन में कई बार पूछा सकता है कि हमारे यहाँ कौन सा जो पशु है वो सर्वाधिक मात्रा में है और कहाँ पे आमतौर पे कौन से पशु ज्यादा होते हैं। पशुपालन जो है कौन से प्रकार के सेक्टर में आता है। जैसे आपको पता होना चाहिए हमारी इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था है उसमें 3 महत्वपूर्ण सेक्टर होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब प्राइमरी सेक्टर में देखा जाए तो यहाँ पे कृषि है, पशुपालन है, कुक्कुट पालन है, यहाँ पर मत्स्य पालन है। ये सारी चीजें जो है प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे।
कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग हैं तो ये थोड़ा पढ़ना है। इस समय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है काफी चर्चा में है, तो कृषि आधारित उद्योग जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कृषि के लिए कौन कौन से मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट स्कीम्स लाई गई हैं, इसको भी आपको याद रखना है। हमारे मध्य प्रदेश में जो कृषक हैं उनके लिए हमने क्या क्या परियोजनाएं स्टार्ट करी हैं, इसमें आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो ये रहा मध्य प्रदेश का भूगोल। मेरा कहना ये है कि मध्य प्रदेश का भूगोल का जो क्वेश्चन है बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे यदि आप सिंसियरली तरीके से पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे यदि 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन में आप 7 से 8 क्वेश्चन या 8 से 9 क्वेश्चन बड़ी आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो कह सकते हैं ओवरऑल ये बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है, इसको बड़ी तल्लीनता से पढ़ें और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मैंने आपको बताया है उसमें ज्यादा फोकस करें, बार बार रिवाइज करें, बार बार नई नई किताबों को छूने की बजाय जो आपने पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करें। और इसके अलावा यदि आपको लगता है कि हमारी गाइडेंस आपके लिए जरूरी है तो हमारे जो बाकी जो कोर्सेज हैं, जो मोनेटाइज्ड कोर्सेज हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिल जाए। उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप नंबर पे कॉल करते हैं, नंबर है 8826033084। ऑलराइट, तो आई थिंक डिस्कशन को मैं यहीं से वाइंड अप करता हूं। अगले दिन एक और टॉपिक को हम डिकोड करेंगे, तो कल डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में चौथे यूनिट को, कि वहां पे आपको कौन कौन से एरिया को ज्यादा स्ट्राइक करना चाहिए। बिकॉज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होना चाहिए, जहां से क्वेश्चन पूछ जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग ये चीज को बड़े ध्यान से देखें। जो मैं सिलेबस डिकोड करता हूं, आप लोग इन वीडियोस को जरूर देखें। पुराने जो 2 वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं उनको भी देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा पेपर 1 और पेपर 2 में पढ़ना क्या है। ऑलराइट, तो डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करिएगा, और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, थैंक यू।